क्लास टेंथ आज मैं आप लोगों को बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। हालांकि ये मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि जब से मैंने वीडियोस डाउनलोड करने शुरू किए थे यूट्यूब में तब ये मैं पढ़ा चुकी थी, तो इसे मैंने दोबारा से बनाया है। पहले मैं आपको भेज चुकी हूँ, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। बड़े भाई साहब कहानी भी मैंने आपको करा दिया है, प्रश्नोत्तर भी करा दिया है। ये मैं आपको दोबारा से बना के भेज रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मौखिक प्रश्नोत्तर में आ जाते हैं। कथानायक की रुचि किन कार्यों में? कथानायक कौन है? लेखक। तो लेखक अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी कहानी लिख रहे हैं और अपने बड़े भाई साहब की कहानी बता रहे हैं। तो कथानायक यानी लेखक की रुचि किस में है? खेल कूद में व घूमने में। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से यानी कि लेखक से पहला सवाल यही पूछते थे कि तुम कहाँ थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो छोटा भाई जब दूसरी बार पास हो गया और बड़ा भाई फेल हो गया तो उस समय उसे ऐसा लगा कि वह आज़ाद है, वह अपनी स्वच्छंदता बढ़ गई। वह अपने छोटे भाई की जो है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की जो स्वच्छंदता थी वह बढ़ गई, मतलब आज़ादी जो थी वह बढ़ गई। वह बड़े भाई की सहिष्णुता यानी कि दया का अनुचित लाभ उठाने लगे। वह अपने आप में सोचने लगे कि मैं तो पढ़ता नहीं फिर भी पास हो जाता हूँ, इसीलिए मैं और अधिक खेलूँगा। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? वे दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। तो किताब कॉपी का जो किनारा होता है ना, उसमें वो हमेशा चित्रकारी किया करते थे, चित्र बनाया करते थे जानवरों की। ठीक है, आ जाइए लिखित प्रश्न उत्तर पे। तो लिखित प्रश्न उत्तर में क्या है? पहला प्रश्न, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर सका? तो बड़े भाई के कहने पे छोटे भाई ने एक टाइम टेबल बनाया था, परंतु वह उसका पालन नहीं कर पाया। तो पालन क्यों नहीं कर पाया? कारण क्या था? क्योंकि उसका ध्यान हमेशा खेल कूद में ही रहता था। तो टाइम टेबल पालन या पालन का निश्चय। छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह इसका पूरा पालन करेगा, परंतु मन की चंचलता, लेखक जो है उसकी मन की चंचलता के कारण उसका पालन नहीं कर सका। जब उसने बाहर का मौसम व मैदान में खेल का वातावरण देखा तो वह वहीं रम गया, वहीं रह गया। तो खेलने ही लगा, जब खेलने लगता तो खेलने ही लगता, पढ़ाई का ध्यान वो नहीं करता था। अगला प्रश्न, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? पहले डांट डपट और फिर घमंड का सिर नीचे होने की बात। तो एक बार पूरे दिन गुल्ली डंडा खेलकर जब लेखक घर पहुंचा तो बड़े भाई ने उसको डांटना शुरू किया और कहा, इस वर्ष तुम पास हो गए हो तो तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है, मतलब तुम पास हो गए तो अब तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। घमंड का सिर नीचा, क्योंकि वह घमंडी हो गया था। तो लेखक के भाई के अनुसार दुनिया में घमंड बड़े बड़ों का नहीं रहा, तो लेखक घमंडी हो गया था। पास होने की खुशी में वह घमंडी हो गया था। तो तुम्हारी क्या हस्ती है? घमंड से तो रावण जैसों का नाश हो गया था। तो घमंड कभी किसी का टिकता नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आप घमंड करते हो तो आप अपने बुद्धि का विनाश करते हो। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? तो बड़ा भाई जो है अगर वही खेल कूद करने लगेगा तो छोटे भाई को कौन पढ़ाएगा, इसीलिए वह अपनी इच्छाओं को दबाया करता था। तो पढ़ाई का भार और भाई की चिंता। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। उनकी इच्छा भी अन्य लड़कों की तरह खेलने के लिए होती थी, लेकिन पढ़ाई का भार हमेशा उनकी मन की इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर करता था। तो ये एक विवशता थी जो उनकी इच्छाओं को दबाया करती थी, क्योंकि वो खेलना तो चाहते थे परंतु पढ़ाई का जो एक दबाव था वो हमेशा उन्हें सदैव उनके मन की इच्छाओं को दबा दिया करता था। भाई की चिंता, उन्हें अपने भाई की बहुत चिंता थी, इस कारण से भी वे अपनी इच्छाओं को दबाते थे और खेलकूद नहीं करते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते और क्यों?
सलाह। बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेल कूद में नहीं जाने की सलाह देते। कारण क्योंकि वे पढ़ने लिखने को अधिक महत्व देते थे। उनके अनुसार पास होने के लिए हर समय पढ़ना चाहिए, साथ ही इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। तो सिर्फ याद करने से नहीं होता, समझ और ज्ञान भी बढ़ाना होता है। इसीलिए बड़े भाई साहब चाहते थे कि उनका छोटा भाई यानी कि लेखक खेल कूद में ध्यान न देकर हमेशा पढ़ता ही रहे। अगला प्रश्न, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? तो दूसरी बार फेल होने से बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार में नरमी आ गई थी। तब दूसरी बार वो फेल हो गए बड़े भाई साहब, तो उनका व्यवहार उतना कड़ा नहीं रह गया। अनुचित लाभ और गलत धारणा। तो लेखक ने उनकी सहिष्णुता का, अच्छे व्यवहार का अनुचित लाभ उठाना शुरू कर दिया। वो सारे दिन भर पतंगबाजी करते रहते। कौन? लेखक। गलत धारणा। लेखक के मन में धारणा भी बन गई थी कि वो तो बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं, उसकी तकदीर बलवान है। तो अपनी तकदीर से खुश होने लगे और मेहनत से जी चुराने लगे थे। कौन? लेखक। अब आ जाइए दीर्घ उत्तर। ये प्रश्न उत्तर है। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने शब्दों में विचार प्रकट करें। तो छोटे भाई के अव्वल आने पर बड़े भाई की डांट फटकार की मुख्य भूमिका थी क्योंकि वो हमेशा डांटते थे और डांट करके उसको पढ़ने के लिए बोलते थे। बड़ा भाई छोटे भाई का समय समय पर डांट फटकार लगाता रहता। उसके डर से वह ना चाह करके भी पढ़ाई करता। तो बड़े भाई के डर के चलते छोटा भाई पढ़ लिया करता था। यदि बड़ा भाई समय समय पर उसे नहीं डांटता तो छोटा भाई हर समय खेलने में लगा रहता क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, फिर वो फेल हो जाता। बड़े भाई के दबाव में उसको पढ़ना पड़ता ही था। उसका दिमाग काफ़ी तेज़ था, इसीलिए वह थोड़ा पढ़ने पर भी कक्षा में अव्वल आ जाता। तो दिमाग बहुत तेज़ था छोटे भाई का, परंतु वो पढ़ना नहीं चाहता था। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? आप उनकी विचार से सहमत हैं? तो पढ़ाई लिखाई की जो तौर तरीके हैं उस पर कमेंट किया गया है, लेखक ने कमेंट किया है। तो अब चलिए उसको देखते हैं। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने पद्धति पर करारा व्यंग किया है। शिक्षा पद्धति पर, जो शिक्षा की जो एक प्रणाली है ना, उस पर कड़ा व्यंग किया है। तो विषयों का भार और वास्तविक समझ न होना। तो छात्रों के ऊपर विषयों का भार लादा जाता है और उन्हें अपनी रुचि के प्रतिकूल उन विषयों को मजबूरन पढ़ना होता है जिनमें उनकी रुचि नहीं है, जैसे कि इतिहास, जैसे कि राजनीति। इसमें बच्चों की रुचि नहीं होती, पर फिर भी शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में यह विषय है, इसलिए बच्चों को मजबूरन इतिहास, राजनीतिक जैसे विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती है। वास्तविक समझ न होना। इस शिक्षा पद्धति में छात्र को बिना समझे विषयों को रटना पड़ता है। तो वो अगर पढ़ना भी चाहते तो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको उसे रट कर ही याद करना पड़ता है और इसका उद्देश्य मात्र परीक्षा में पास होना रह गया है। तो बच्चे क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, बस बच्चे पास हो जाते हैं याद करके। शिक्षा पद्धति के दोष। बड़ा भाई वर्तमान शिक्षा पद्धति के शिकार का प्रतीक है। वह कोई मूर्ख नहीं है, उसका दिमाग तेज है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण दिन रात पढ़ने पर भी फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर था उसके ऊपर, छोटे भाई को लेके और पढ़ाई को लेके, इसीलिए वह फेल हो जाता था। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? स्वयं 2 बार फेल होने पर भी बड़ा भाई छोटे भाई को समझाने के अधिकार को खोना नहीं चाहता क्योंकि वह उससे 5 वर्ष बड़ा है। बड़े भाई के अनुसार जीवन की समझ केवल कक्षाओं में, क्लास में पढ़ने से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। व्यक्ति अनुभव से ही जीना सीखता है। बड़े भाई अनुभव को महत्व देते हैं। वह छोटे भाई को कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी व दुनिया का तजुर्बा तुमसे अधिक है। वह अम्मा व दादा की मिसाल देकर अनुभव के महत्व को प्रतिपादित भी करते हैं, समझाते भी हैं। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई? तो छोटे भाई को जब बड़े भाई ने कई युक्तियों से, आइडियाज़ से समझाया तो वह उनकी युक्तियों के आगे नतमस्तक हो गया, सिर झुका लिया उसने। उसको अपनी लघुता, छोटेपन का एहसास हुआ, अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति उसके मन में जो है श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बड़े भाई साहब की युक्ति तजुर्बे पर आधारित थी। उसके लिए
उसने अपने ही माता पिता का उदाहरण भी दिया। उन्हें किताबों में लिखा हुआ ज्ञान न होने पर भी अनुभव हमसे अधिक है। तो कुछ लोगों को किताबी ज्ञान न होने पर भी वह हमसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन का अच्छा खासा अनुभव होता है। उसने हेडमास्टर का उदाहरण भी दिया और MA पास होते हुए भी घर के प्रबंध में अपनी बूढ़ी माँ की मदद लेते हैं। मतलब वो इतने बड़े हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई करिए, फिर भी वो अपनी माँ की मदद के बिना कार्य पूरा नहीं कर पाते। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? वो परिश्रमी है, उपदेश कला निपुण है, अनुभवी है। तो बड़ा भाई बहुत अधिक परिश्रमी है, वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता है, बाल सुलभ खेलकूद भी नहीं करता। उपदेश कला, बड़ा भाई उपदेश देने में अत्यंत निपुण है। वह अपनी उपदेश कला से छोटे भाई को तुरंत ही नतमस्तक होने के लिए मजबूर भी कर देता है। वह उसका पालन करने लगता है। अनुभवी, बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है। मतलब कि वह बड़े होने के चलते, अनुभव अधिक होने के चलते अपने छोटे भाई को भली भांति किसी भी कार्य को या पढ़ाई को करने के लिए समझा पाता है, क्योंकि उसके पास अनुभव अधिक है। तो ये 3 मुख्य गुण आप उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6, 7वें के बाद आपको और भी प्रश्न हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बाकी के जो प्रश्न हैं वो कल करा देती हूँ। वैसे आप देखिए 6 प्रश्न तक पूछे जाएंगे और इसके बाद वाला जो 7वां है यहाँ से आपको नहीं लिखना है, ये नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसे कट कर देती हूँ और 6 आपको करा देती हूँ। बड़े भाई साहब ने ज़िंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? अनुभव को अधिक महत्व दिया। बड़े भाई ने अपने शुक्ति बाणों से, मतलब जिस तरह से उन्होंने मुंह से बाण चलाए, मतलब मुंह से जो बोला, जुबानी बाण जिसको कहते हैं, किताबी ज्ञान को अव्यवहारिक और अनुभव को व्यवहारिक सिद्ध कर दिया। अनुभव जो है वो व्यवहार में आता है, इसीलिए हम व्यवहार से अनुभव लेते हैं। वह अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्व देते हैं और किताबी ज्ञान केवल रटते हैं, जिसको करने के लिए छात्र मजबूर होते हैं। उनमें कोई अनुभव समझ नहीं होता, वो सिर्फ रटे जाते हैं। तो वो ज्ञान नहीं, ज्ञान अनुभव से आता है। कारण है कि अनुभवी ज्ञान अपने द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित होते हैं। इसके लिए अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वह व्यवहार में काम चलाने के लिए अनुभवी व्यक्तियों की सहायता लेता है। तो सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अपने कार्य को नहीं चला सकता, उसे अनुभवी व्यक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, परंतु अनुभव उससे भी अधिक ज़रूरी है। बड़े भाई के सोच में हमें अनुभव भी अच्छा सा होना चाहिए और साथ ही साथ पढ़ाई। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर मैंने जितने थे उतने समझा दिए। बाकी आपको है आज से स्पष्ट करें या किन अंशों से पता चलता, तो ये मतलब उतने पूछे नहीं जाते, इसीलिए मैं आपको ये अभी नहीं कराऊंगी और एग्ज़ाम के पहले एक बार इसका रिवीजन आपको भेज दूँगी। ठीक है, ओके क्लास 10, धन्यवाद।